आप सुन रहे हैं लोटस सेवियो हिंदी कहानियां। आइए सुनते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित बेस्ट सेलर ऑडियो बुक रिच डैड पुअर डैड। आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। सबक शुरू होते हैं। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और 1 घंटे से अधिक समय से काम में लगे थे। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में बैठकर वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, डैडी फोन पर है, उन्होंने पीछे के पोर्च में इंतजार करने को कहा है। जब मैंने उस पुराने मकान की चौखट लांघी तो लकड़ी का पुराना फर्श आवाजें करने लगा। दरवाजे के भीतर सस्ता सा गलीचा था। गलीचा वहां इसलिए बिछाया गया था ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छिपाया जा सके। हालांकि गलीचा साफ था, लेकिन इसे बदलने की जरूरत थी। जब मैं संकरे लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मेरा दम घुटने लगा। ये पुरानी बदबू वाले फर्नीचर से भरा था, जिसे निश्चित रूप से संग्रहालय में रखा जाना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं, जिनकी उम्र मेरी मां से थोड़ा ज्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक आदमी कामकाजी पोशाक में बैठा था। वो खाकी स्लैक्स और खाकी शर्ट पहने था। इन पर अच्छी प्रेस तो थी, लेकिन स्टार्च नहीं था। वो चमचमाते कामकाजी जूते भी पहने था। उसकी उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा होगी। जब माइक और मैं उसके पास से निकलकर पिछले पोर्च की ओर गए तो वो मुस्कुराया। मैं भी संकोची अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, वे मेरे डैडी के कर्मचारी हैं। यह आदमी उनके वेयर हाउसेज संभालता है और महिलाएं रेस्तरां की मैनेजर है। आते समय तुमने उस निर्माण सुपरवाइजर को तो देख ही लिया होगा, जो यहां से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उसका दूसरा सुपरवाइजर भी है, जो बहुत से मकान बना रहा है, लेकिन वो तुम्हारे यहां आने से पहले ही जा चुका था। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसने मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। माइक बोला, मैंने डैडी से पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। ओह, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने सधा हुआ सवाल किया। देखो, पहले तो उनके चेहरे पर हंसी का भाव आया, पर फिर कुछ सोचकर वे बोले कि हमारे सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। ओह, मैंने कहा और दीवार से अपनी कुर्सी टिकाते हुए अगले पाए उठा लिए। मैं कुर्सी के पिछले 2 पायों के सहारे बैठ गया। माइक ने भी ऐसा ही किया। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वे क्या प्रस्ताव रखने वाले हैं? नहीं, लेकिन हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी जर्जर पुराने दरवाजे से होकर पोर्चे में दाखिल हुए। माइक और मैं उछलकर खड़े हो गए, सम्मान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़कों? उन्होंने पूछा, जब उन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। हमने अपना सिर हिलाया, फिर हमने अपनी कुर्सियां दीवार से दूर खींची और उन्हें उनके सामने बैठने के लिए सरका लिया। वे लंबे चौड़े थे, लगभग 6 फुट लंबे और 200 पाउंड के। मेरे डैडी ज्यादा लंबे थे, लगभग इतने ही वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज्यादा बड़े। हालांकि उनकी प्रजाति एक नहीं थी, लेकिन वे लगभग एक से ही दिखते थे। शायद उनमें एक जैसी ऊर्जा थी। माइक कहता है कि तुम पैसे बनाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने अपना सिर जल्दी से हिलाया, लेकिन थोड़े डर के साथ। उनके शब्दों और मुस्कान में बहुत शक्ति थी। ठीक है, तो ये रहा मेरा प्रस्ताव। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं ये काम तुम्हारे क्लासरूम जैसी शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे तो बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा।
तुम्हारे काम करते समय मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूं, लेकिन अगर तुम बस बैठकर सुनते रहो जैसा तुम स्कूल में करते हो तो मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा प्रस्ताव है, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैंने पूछा, ओ, क्या मैं फैसला करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूं? नहीं, इसे स्वीकार कर लो या छोड़ दो। मेरे पास इतना ज्यादा काम है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे भी कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं, चले जाते हैं, इसलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तुमने जैसा चाहा था वैसा अवसर तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या फिर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक भी बोला। 20 साल पहले आज निर्णय लेने की क्षमता। संसार ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शेयर बाजार के सौदे मिली सेकेंडों में किए जाते हैं। सौदे मिनटों में इंटरनेट पर आते और चले जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे सौदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसलिए आप जितनी तेजी से निर्णय ले सकते हैं, आपके अवसरों को जकड़ने की संभावना उतनी ही ज्यादा संभावना होती है किसी दूसरे के ऐसा करने से पहले। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। जब मेरी उनसे बात हो जाए तो तुम उनके साथ मेरे छोटे सुपरमार्केट में चले जाना और वहां काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की दर से तनख्वाह दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज तो मेरा सॉफ्टबॉल मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने आवाज धीमी करके कड़क लहजे में कहा, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैं इसे मानता हूं, मैंने जवाब दिया और खेलने के बजाय काम करने तथा सीखने का विकल्प चुना। 30 सेंट मिलने के बाद उस दिन सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वे भली और धैर्यवान महिला थीं। वे हमेशा कहती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती थी जो अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वे भली थीं, लेकिन वे कड़ी मेहनत में यकीन करती थीं और हमें कान में लगाए रखती थीं। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ से उतारते थे, फेदर डस्टर से हर डब्बे की धूल साफ करते थे और फिर उन्हें दोबारा करीने से जमा देते थे। यह बहुत ही नीरस और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूं और उनके पास इस तरह के 9 छोटे सुपरमार्केट थे, जिनमें से हर एक में बड़ी कार पार्किंग थी। वे 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर्स के शुरुआती संस्करण थे, छोटे किराना स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या यह थी कि तब हवाई में एयर कंडीशनिंग का ज्यादा चलन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर्स के दरवाजे बंद नहीं रहते थे। सड़क और पार्किंग की तरफ वाले स्टोर के दरवाजे खुले रहते थे। जब भी कोई कार पास से गुजरती थी या पार्किंग में आकर खड़ी होती थी तो हर बार धूल का गुब्बारा उठता था और स्टोर में घुसकर डब्बों पर बैठ जाता था। हम जानते थे कि जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं आएगा तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाते रहे तथा 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हमारे हाथ में 3 छोटे सिक्के थमा देती थी। देखिए, 1950 के दशक के बीच 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक बुक 10 सेंट में आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक बुक्स पर खर्च करता था और फिर घर चला जाता था। चौथे सप्ताह से बुधवार तक मैं ये काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था और अब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। उससे भी बढ़कर उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक को बताया। स्कूल नीरस था और अब मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनकी मैं राह देख सकूं।
लेकिन ये 30 सेंट थे जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा में पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में कहा। वे इंतजार कर रहे थे कि मैं इससे उकता जाऊं। कुछ माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं। वे तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं। मेरे डैडी शांत हैं और कम बोलते हैं। इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतजार कर लो। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। तुम्हारा मतलब है मेरे साथ नाटक खेला गया है? दरअसल नहीं, लेकिन शायद हो भी सकता है। डैडी शनिवार को बता देंगे।